हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं अब। और बच्चों, क्लास 8th का आपका चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी कि जीवों में प्रजनन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, उस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। तो कल आप सभी ने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट उसका क्या है वो ह्यूमन बीइंग्स में जान लिया था। आज हम उसी प्रक्रिया को आगे समझते हुए कंटिन्यू करेंगे उसी चैप्टर को। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों, कल की क्लास में आप सभी ने रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो जान लिया था। और उसके बाद आपने ह्यूमन बीइंग्स में किस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और उसमें मेल गैमीट्स का निर्माण होता है। मेल गैमीट्स को आप स्पर्म के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में शुक्राणु कहा जाता है। उसके बाद आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जाना था, जिसमें फीमेल गैमीट जो बनता है उसको क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं या एग्स कहते हैं। ठीक है, इतना आपने क्लियर जान लिया था। आपको अगर कोई कंफ्यूजन होता है, कहीं कोई सवाल होता है, तो आप चैट के माध्यम से उसको मुझसे पूछ सकते हैं, या पिछली कक्षाओं में कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसको आप मुझसे हैंड रेज के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। अगर कोई ऐसी समस्या है तो उसका समाधान सेम क्लास में, अगली क्लास में कर दिया जाएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपको पढ़ा रही थी मैं कल। तो उसमें क्या पढ़ा था आपने कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स एंड अ यूट्रस। बट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। आप सबको मैंने कल विस्तार से ये बताया था कि जो ओवरी होती है उसका फंक्शन क्या होता है, एग्स को प्रोड्यूस करने का काम उसका होता है। और इन्हीं एग्स को क्या कहा जाता है, फीमेल गैमीट्स कहा जाता है, इन्हीं एग्स को। ठीक है, तो मेल गैमीट्स को स्पर्म कहा जाता है, शुक्राणु, और फीमेल गैमीट्स को ओवा कहा जाता है या ओवम कहा जाता है, और उनको एग्स भी कह सकते हैं साधारण भाषा में समझने के लिए। ठीक है, उसके बाद ओवा जो है वो रिलीज कर दिए जाते हैं, किसमें, ओविडक्ट में। ओविडक्ट जिन्हें आप फिलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, आपका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट अपने आप को अटैच कर लेता है यूट्रस की इंटरनल वॉल से, और उसके बाद वहां पे विभाजन के फलस्वरूप, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपका डेयरी मिल्क चॉकलेट का बार आता है ना, तो उसको आप, अगर वो एक टुकड़ा है, उसको अगर आप 2 टुकड़ों में तोड़ देंगे और वो दोनों टुकड़े ग्रो करके बराबर हो जाएं, तो 2 टुकड़े हो गए चॉकलेट के। उसी तरह से उसको आप तोड़ते जाते हैं, तो हर सेल की क्या क्वालिटी होती है कि जब वो विभाजित होती है, विभाजित होने के बाद वो ग्रो भी करती है। उसको जब 2 टुकड़ों में बांट दिया जाता है तो वो ग्रो भी करती रहती है। मतलब विभाजन के फलस्वरूप सेल्स, कोशिकाएं जो हैं वो अपनी संख्या को बढ़ाती रहती हैं। कोशिकाओं की बेसिक क्वालिटी क्या होती है कि वो विभाजन जब करती हैं, अपने आप को तोड़ती हैं, 2 भागों में करती हैं, तो 2 भागों में करने के बाद वो ग्रो होती है। मैच्योर होने के बाद फिर वो टूटती है, फिर वो अपने आप को 2 भागों में करती है। तो इस तरह से 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, है ना, 32 से 64, इस तरह से नंबर्स बढ़ते जाते हैं। और धीरे धीरे जाइगोट ही डेवलप हो करके फीटस, उसके बाद छोटा बेबी, और उसके बाद शिशु के रूप में बदल जाता है। किस किस प्रक्रिया के फलस्वरूप ये काम होता है, उसमें होता है डिवीजन। सेल्स में क्या होता है, कोशिकाओं में जो 2 कोशिकाएं मिली थी, एक मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, वो दोनों अलग अलग क्या हैं, कोशिकाएं हैं। तो वो कोशिकाएं मिल करके उन्होंने जाइगोट का निर्माण किया था, और जाइगोट ही आगे चल करके डिवाइड हो करके क्या करता है, एक एम्ब्रियो का निर्माण करता है। और एम्ब्रियो का निर्माण करने के बाद फिर वही फीटस में कन्वर्ट होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो अगर आप ये कहें कि मुख्य कार्य, एक मादा जननांगों का मुख्य कार्य क्या है, तो मादा जननांगों का मुख्य कार्य है, द मेन फंक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज टू प्रोड्यूस एग्स। एक तो एग्स का प्रोडक्शन मेन उसका काम है, और क्या, एंड टू प्रोवाइड,
और क्या करना, नरिशमेंट टू द डेवलपिंग फीटस, यानी कि जो विकसित हो रहा, जो विकासशील फीटस है, जो बच्चे के रूप में बदलेगा बाद में, उसको नरिशमेंट देने का, उसको पोषण देने का काम भी मादा जननांगों के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि यूट्रस में ही वो फीटस क्या होता है, फिक्स होता है, इम्प्लांट कर लेता है, अपने आप को जोड़ लेता है शरीर, माँ के शरीर के साथ। तो वहां पे जो ये फीटस है वो धीरे धीरे ग्रो करके क्या हो जाता है, एक छोटे से शिशु के रूप में बदल जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के मेन काम क्या है, ठीक है। हाँ, इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपके कभी कभी जीके के भी क्वेश्चन में आ जाते हैं। दैट एन ओवम इज द लार्जेस्ट सेल इन द फीमेल बॉडी, और सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल जो है वो एक ऑस्ट्रिच का एग होता है बच्चों, वो सबसे मतलब बिगेस्ट सेल कहलाती है वो। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एन ओवम इज अराउंड 12 से 24 घंटे, यानी सी 12 से 24 घंटे तक ही उसकी लाइफ साइकिल होती है, उसके बाद वो खराब हो जाता है, ये कह सकते हैं कि मृत हो जाता है। अब फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, डू यू नो व्हाट फर्टिलाइजेशन इज, फर्टिलाइजेशन क्या चीज है, ये कौन सी प्रक्रिया है और किस तरह से होती है, उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये जानने के लिए फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ द यूनियन ऑफ एन एग एंड स्पर्म, यानी कि नर शुक्राणु का मादा अंडाणु के साथ मिलने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। तो जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस का जो पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी है, पहला चरण है, वो शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है, यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन है। और इसी प्रोसेस को आप फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, इसी प्रोसेस को आप निषेचन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जब एक स्पर्म ओवम के कांटेक्ट में आता है तो उसमें से एक जो स्पर्म होता है एक ही होगा, एक स्पर्म जो है वो ओवम के साथ फ्यूज हो जाएगा, यानी कि मिक्स हो जाएगा। और ये प्रक्रिया शुक्राणु और अंडाणु का जो ये संलयन है, ये क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है, निषेचन कहलाता है, ठीक। तो इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि ओवम के साथ एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करता है, अदरवाइज और क्योंकि आपने जाना कि बहुत सारे नंबर्स में होते हैं तो स्पर्म्स और सारे क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, फ्लश आउट हो जाते हैं। एक स्पर्म ने अगर फर्टिलाइज कर लिया तो फिर ओवम क्या करता है, अपने आप को कवर कर लेता है, दूसरे किसी की एंट्री उसमें नहीं होने देता, ठीक है। अब इसमें क्या बता रहा है, whom does the new individual resemble, the father or the mother? The new individual shows characteristics of both the father and the mother. जो बच्चे होते हैं, बच्चे किसकी तरह दिखाई पड़ेंगे, पिता की तरह या माँ की तरह? तो इसका आंसर है कि जो बच्चे होते हैं उनमें कुछ गुण, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स माता से आते हैं, माँ से आते हैं, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो पिता से आते हैं। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी इन डॉग्स, कैट्स एंड ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो आप इसको अगर इजीली समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी जीव जंतुओं को जन्म देते हैं, अपने जैसे छोटे प्राणी को जन्म देते हैं, उनके शरीर में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के या शरीर के अंदर होता है। तो इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है बच्चों, इंटरनल फर्टिलाइजेशन या आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि जब शुक्राणु का अंडाणु के साथ फ्यूजन होता है, ये प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन कहलाती है, या इसी को आप निषेचन के नाम से जानते हैं। दो के फ्यूज होने के बाद जो सेल बनती है वो क्या कहलाती है, जाइगोट कहलाती है, या इसी को आप युग्मनज कहते हैं, ठीक है। तो क्या आपको पहले से पता था कि जो ये जाइगोट है ये एक नए प्राणी के विकास का शुरुआत है, एकदम फर्स्ट स्टेज है, आरंभ है।
ठीक है। तो निषेचन के प्रक्रम में माँ का ओवम और पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है, मिक्स होते हैं। जब फ्यूजन होता है तो जो नई संतति आएगी, जो जैसे बच्चे, जैसे मैं अपनी माता पिता की बच्ची हूँ, आप लोग अपने माता पिता के बच्चे हैं, तो जो नई संतान आती है उसमें कुछ लक्षण तो माता से आते हैं और कुछ लक्षण अपने पिता से आते हैं, लेकिन वो लक्षण भी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रहे होते हैं। यानी माता की तरफ से जो लक्षण आएंगे उसमें कुछ न कुछ नानी का पार्ट होगा, उनके और पिछली पीढ़ी का पार्ट होगा। पापा की तरफ से जो आएंगे उसमें दादा का पार्ट होगा, उसके और पिछली पीढ़ी का, यानी कई पीढ़ियों का वंशानुक्रम, वंशों से मतलब चले आ रहे पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण जो है वो ट्रांसफर होते रहते हैं। उसमें से कुछ लक्षण आपके शो होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, और कुछ लक्षण नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो जब आप बड़ी क्लासेस में पहुंचेंगे तो इसके बारे में और विस्तार से आपको बताया जाएगा। आप अपने भाई को देखिए, अपनी बहन को देखिए और कोशिश कीजिए पहचानने की। आपने बहुत बार सुना होगा कि लड़की के बारे में कि देखो ये एकदम अपनी माँ पर गई है ना। या कभी आपने ऐसा भी सुना होगा कि किसी बॉय के बारे में, किसी अपने भाई के बारे में सुना होगा, देखो बिल्कुल अपने पापा की तरह दिखाई पड़ता है। इस तरीके की बातें तो आपने अवश्य सुनी होंगी अपने जीवन में। तो ये बातें क्यों कहते हैं लोग? क्योंकि उन सबको, बड़ों को पता है कि जो ये लक्षण हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह से ट्रांसफर होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी इसी प्रक्रिया के तहत ट्रांसफर होते हैं। इसलिए वो अब आपको भी पहचानने की कोशिश करनी है कि कौन से लक्षण। देखिए, लक्षण केवल दिखाई पड़ने वाले नहीं, व्यवहारिक लक्षण भी ट्रांसफर होते हैं। कई बार बहुत सारी बीमारियां भी ट्रांसफर हो जाती हैं। अगर माता पिता कोई बीमार हैं, किसी रोग से ग्रस्त हैं, तो वो रोग भी ट्रांसफर हो जाता है। जैसे मेरे फादर डायबिटिक हैं। डायबिटिक का मतलब आप लोग समझते हैं कि शुगर के पेशेंट हैं, उनको मधुमेह का रोग है। तो क्या होता है, डॉक्टर्स मुझे हमेशा ये चीज कहते हैं कि आपको अपने आप को शुगर से बचा के रखना है, डायबिटीज से बचा के रखना है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि खतरा है, मेरे अंदर डायबिटीज का ट्रांसफर हुआ है, तो अगर मैंने लापरवाही करी तो मुझे ये रोग हो सकता है ना, हो सकता है डोमिनेंट हो जाए या प्रभावी हो जाए। तो इसी तरह से हर प्रकार के लक्षण जो हैं बच्चों, वो माता पिता से ही आपको प्राप्त होते हैं। कुछ लक्षण जो सोशल, व्यवहारिक, सामाजिक रूप से जो हमको मिलते हैं, जो आदतें हैं हम लोग बना लेते हैं, वो हमको बाहर से मिलती हैं। अदरवाइज जो व्यवहारिक लक्षण है, इंटरनल या आपके शारीरिक लक्षण हैं, जैसे आपका शरीर का रंग है, आपके बालों का रंग है, आपका लंबाई है, आपकी आंखों का कलर है, ये सब लक्षण जो है ये ट्रांसफर होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है। तो वो फर्टिलाइजेशन जो मादा के शरीर के अंदर होता है क्या कहलाता है? मैंने अभी आपको बताया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी इन डॉग्स, कैट्स एंड ह्यूमन बींग्स। मनुष्यों में और बिल्लियों में, कुत्तों में, इनमें सब में जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो बॉडी के अंदर होती है, फीमेल बॉडी के अंदर होती है। ठीक है। क्योंकि जो बच्चा है वो कहाँ पे उसका डेवलपमेंट होता है? फीमेल बॉडी के अंदर डेवलपमेंट होता है ना। जैसे माँ के शरीर के अंदर, माँ के गर्भ में ही किसी बच्चे का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो भी किस में होता है? फीमेल बॉडी के अंदर होता है। ठीक है। तो इस तरीके के फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। तो जैसे मनुष्य हैं, गाय हैं, कुत्ते हैं और मुर्गी, इनमें सब में आंतरिक निषेचन होता है। अब क्या आप सभी ने कभी भी, देखो ये तो हो गया आंतरिक निषेचन की बात। ठीक है। अब क्यों निषेचन को दो भागों में कर दिया गया? मैंने आपको क्यों बताया कि आंतरिक निषेचन होता है? यानी कि कुछ ऐसे जंतु हैं जिनमें निषेचन बाह्य भी होता है, यानी कि ओवम और स्पर्म्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं।
मेल बॉडी के द्वारा स्पर्म्स छोड़े जाते हैं और फीमेल बॉडी के द्वारा ओवम छोड़ दिए जाते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है बाहरी परिस्थितियों में। तो ये जान के आपको आश्चर्य होगा, आप चकित होंगे कि बहुत सारे जंतु हैं, उनमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है वो मादा जंतु के शरीर के बाहर ही हो जाती है। लेकिन इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होता है, ज्यादातर जल में होता है, वाटर की जरूरत पड़ती है ना। तो डू यू नो दैट इन सम एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्या आप सबको पता है कि कुछ जंतु ऐसे हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन जो है वो शरीर के बाहर होता है। वो कौन कौन से एनिमल्स हैं? जैसे बच्चों आपका मेढक, फ्रॉग है। इन एनिमल्स सच एज फ्रॉग एंड फिश the process of fertilization takes place outside the body। इनके शरीर में जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होनी होती है तो एग्स और स्पर्म्स को ये लोग मतलब पानी में छोड़ देते हैं और बाहरी फर्टिलाइजेशन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो इनके शरीर के अंदर ना संपन्न हो करके शरीर के बाहर पूरी होती है। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है, या इसी को आप बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें, इसको समझेंगे। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोथ द मेल एंड द फीमेल रिलीज देयर गैमीट्स इन वाटर। बाह्य निषेचन की प्रक्रिया में मेल और फीमेल गैमीट्स दोनों ही मेल और फीमेल पार्टनर्स के द्वारा वाटर में छोड़े जाते हैं और द गैमीट्स देन फ्यूज इन वाटर एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट। और सारी प्रक्रिया एक समान होती है, केवल मेल और फीमेल गैमीट्स जो है वो वाटर में छोड़ दिए जाते हैं और वहां पे उनका फ्यूजन होता है, जिसको आप एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। और उसके बाद फिर जाइगोट का निर्माण होता है और उसके बाद फिर वो नए इंडिविजुअल में बदल जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा जो चीजें हो रही हैं आसपास। कभी आपने बारिश के मौसम में बहुत सारे मेंढक दिखाई पड़ते हैं, तो अगर आपने देखा है तो ठीक, नहीं देखा है तो ध्यान देंगे। वसंत और वर्षा ऋतु में जब मेंढक होते हैं या एक दूसरे प्रकार का मेंढक होता है जिसे टोड बोलते हैं, तो वो पोखरे की तरफ जो वाटर बॉडीज होती हैं, तालाब है या मंद गति से बहते हुए झरने की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसी पानी में क्या करते हैं, अपने स्पर्म्स को और ओवम को उनको रिलीज करना होता है। तो नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं। ठीक है, मादा सैकड़ों अंडे देती है। अब ह्यूमन बींग्स की जब हम बात कर रहे थे तो उनमें प्रोसेस एकदम डिफरेंट थी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा था और वन टाइम पे 1 मंथ में 1 ओवम ही रिलीज हो रहा था। लेकिन जब हम फ्रॉग की बात करते हैं तो इसमें जो फीमेल फ्रॉग है वो सैकड़ों अंडे देती है एक साथ, और मुर्गी के अंडे की तरह ही मेढक के अंडे भी कवच से ढके हुए नहीं होते हैं, ये बहुत कोमल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो एक जेली जैसे सैकड़ों अंडे देती है तो बहुत अलग अलग नहीं होते, वो एक जेली के कारण एक जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है जो इन अंडों को एक साथ इकट्ठा रखती है और वही जेली इनकी सुरक्षा करने का भी काम करती। तो जैसे ही मादा या फीमेल फ्रॉग अंडे देती है तो उस पर जो मेल फ्रॉग होता है वो अपने स्पर्म्स छोड़ देता है। ठीक है, और स्पर्म्स की स्ट्रक्चर जब मैंने आपको बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि स्पर्म्स में क्या होती है, टेल होती है, पूंछ होती है। तो हर एक शुक्राणु जो है वो अपनी लंबी पूंछ की हेल्प से क्या करते हैं, इधर उधर तैरते रहते हैं, और तैरने के बाद वो जो शुक्राणु है वो जब अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। लेकिन ये प्रक्रिया कहाँ हुई, वाटर बॉडी के जल के अंदर हुई, जहां पे मादा के अंडे थे पहले से और मेल फ्रॉग ने अपने स्पर्म्स छोड़े। तो संलयन कहाँ हुआ, मादा के शरीर के बाहर हुआ, वाटर बॉडीज में हुआ। तो इस प्रकार का निषेचन, इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन बाह्य निषेचन कहलाता है,
जैसे कि मछलियों में भी इसी तरीके का फर्टिलाइजेशन होता है। किस टाइप का? एक्सटर्नल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। स्टारफिश में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, फ्रॉग्स में, टोड में, इसमें सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब डू यू नो how eggs of animals in which external fertilization occur are protected? किस तरह से प्रोटेक्शन होता है एग्स का जब वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए छोड़े जाते हैं। शरीर के अंदर यदि एग है तब तो वो सेफ है, लेकिन अगर उसको शरीर के बाह्य परिस्थितियों में छोड़ दिया गया तो उसकी सेफ्टी किस प्रकार से हो पाती है? एग्स ऑफ एनिमल्स सच एज फ्रॉग्स आर कवर्ड विद जेली, एक जेली जैसे स्ट्रक्चर से कवर्ड होते हैं, which holds all the eggs together and also protects the eggs from the external environment। यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब तूफान, आंधी, ठंड, गर्मी, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, बाह्य परिस्थितियों से बचत करने के लिए उनके एग्स पे जो है जेली से वो कवर्ड रहते हैं, जेली लाइक स्ट्रक्चर से। और यही फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट। एक जाइगोट के बनने की प्रक्रिया में जो मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन जो होता है वही एक जाइगोट के बनने की प्रक्रिया का पहला चरण है। ठीक, बट व्हाट हैपेंस टू दिस जाइगोट आफ्टरवर्ड्स? लेकिन अब आप सोचो कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद इस जाइगोट का क्या होता है? हाउ डज इट गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल? ये जाइगोट किस तरह से एक नए इंडिविजुअल में तब्दील हो जाता है, एक नए जीव में या एक नए प्राणी में बदल जाता है, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि कैसे होता है। ठीक, मैंने आपको बताया था द जाइगोट फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिवाइड्स रिपीटेडली। बार बार सेल्स जो हैं वो अपने आप को डिवाइड करती रहती हैं, विभाजित करती रहती हैं, टू फॉर्म अ मास ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का समूह बना लेती हैं। ठीक है, नोन एज द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद निषेचन के परिणाम स्वरूप जो जाइगोट बनता है वो क्या होता है? वो विकसित होकर के, डेवलप होकर के एम्ब्रियो में बदल जाता है, एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। तो जो जाइगोट है वो लगातार, यानी कि बार बार, लगातार का मतलब बार बार, जैसे एक सेल से जब मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन हुआ तो फ्यूजन होने के बाद क्या होता है? मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने के बाद क्या बना? जाइगोट बना। ठीक है, जाइगोट जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये ओवरी का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है। ओवरी के स्ट्रक्चर में यहाँ पे ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन होने के बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, बन गया जाइगोट, और जाइगोट बनने के बाद फिर ये गति करके फेलोपियन ट्यूब के अंदर यहाँ से जाइगोट बना। जाइगोट से यहाँ पे फिर 2 सेल्स डिवाइड हो चुकी हैं, 2 सेल्स फिर यहाँ पे डिवाइड होती हैं, 4 सेल्स में बदल जाती हैं, 4 सेल्स फिर यहाँ पे डिवाइड होके 8 सेल्स में बदल जाती हैं, 8 सेल्स फिर यहाँ 16 सेल्स में बदल जाती हैं, 16 सेल्स यहाँ 32 सेल्स में बदल जाती हैं, और यही 32 सेल्स 64 सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे यूट्रस की वॉल की इंटरनल वॉल में ये एम्ब्रियो जो है वो क्या हो जाता है? इम्प्लांट हो जाता है, अपने आप को अटैच कर लेता है। ठीक है, तो the cells of the embryo start dividing into groups which leads to the formation of future tissues and organs of the body। यानी कि जितनी भी ये छोटी छोटी सेल्स थी, एक सेल से 2 बना, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, है ना। और इसी तरह से होते होते, डिवाइड होते होते, ये आप सबको पता है कि ऊतकों के बनने के लिए एक एक प्रकार की सेल्स का होना जरूरी है ना। तो अलग अलग प्रकार की सेल्स बनती हैं फिर,
और वही सेल्स अपना ग्रुप बना करके टिश्यूज का निर्माण करती हैं। उसके बाद फिर वही टिश्यूज जो हैं वो ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। अलग अलग प्रकार की सेल्स बनती हैं, फिर अलग अलग प्रकार के टिश्यूज बनते हैं। वही अलग अलग प्रकार के टिश्यूज मिलकर के अलग अलग ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं स्लोली। और ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है। आप सबको पता है कि किसी भी शिशु के जन्म लेने में माँ के गर्भ में 9 मंथ्स का टाइम लगता है, कभी कभी 10 मंथ्स भी लग जाते हैं डिलीवरी में। तो इतना लंबा टाइम लगता है इसमें। तो उसमें क्या होता है, ये डेवलपमेंट धीरे धीरे माँ के शरीर के अंदर होते रहते हैं, है ना। ये जैसे हम और आप दोनों ही, या इस संसार में जितने भी मनुष्य दिखाई पड़ रहे हैं आपको, वो सब इसी प्रक्रिया का परिणाम है ना। तो इट्स अ वेरी नेचुरल फिनोमेना, एक प्राकृतिक तरीका है ये रिप्रोडक्शन का। और इसमें आपको कुछ भी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आपको स्कूल में आपकी क्लास वाइज पढ़ाया जाएगा और सही जानकारी आपको दी जाएगी। डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो इनसाइड द फीमेल बॉडी। एक एम्ब्रियो जिसको भ्रूण कहते हैं वो मादा शरीर के अंदर किस तरह से डेवलप करता है उसके बारे में आपको जानना है। तो जो कोशिकाएं होती हैं, मैंने आपको बताया कि जो जाइगोट है, जाइगोट लगातार विभाजित होकर के उसके अंदर क्या होता है, क्लीवेज होता है, विभाजन होता है। तो विभाजन होते होते क्या होती है कि जो कोशिकाएं हैं वो फिर अपना ग्रुप बनाने लगती हैं, समूहीकृत होने लगती हैं। तो ग्रुपिंग के फलस्वरूप क्या बन जाते हैं, फिर अलग अलग प्रकार के टिश्यूज बन जाते हैं, ऊतक बन जाते हैं। और उसके बाद फिर वही धीरे धीरे अंगों के रूप में बदल जाते हैं। जैसे धीरे धीरे किसी भी शिशु का सर बनेगा, हाथ अलग बनेंगे, पैर बनेंगे, कान बनेंगे, जितने शरीर में अंग हैं आपके वो सारे के सारे अंग बच्चों माँ के गर्भ में ही बन जाते हैं। इवन ये जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये भी माँ के गर्भ में ही बन जाते हैं। तभी तो हम जान पाते हैं ना कि बेबी बॉय आया है या बेबी गर्ल आई है। क्यों? क्योंकि वो आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से ही जान पाते हैं कि मेल शिशु है या फीमेल शिशु है। ठीक है, तो इस तरह से जब ये धीरे धीरे डेवलपमेंट होता रहता है, तो ये जो डेवलपमेंट हो रही जो संरचना है इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसी को आप एम्ब्रियो कहते हैं या इसी को आप भ्रूण कहते हैं। तो भ्रूण जो है ये थोड़ा सा गति करती है, थोड़ा सा चल करके यूट्रस के इंटरनल वॉल में ये इम्प्लांट हो जाती है। मतलब अपने आप को क्या कर लेती है, फिक्स कर लेती है, अपने आप को माँ के शरीर से जोड़ लेती है, माँ के शरीर में ही फिक्स हो जाती है, या कह सकते हैं कि उसी में अटैच हो जाती है, जुड़ जाती है। और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे छोटे शिशु में बदलती है। ठीक है, और जब छोटे शिशु में बदल जाती है तो एक समय के बाद फिर वो धीरे धीरे डेवलप करती है। और उसके बाद धीरे धीरे 9 मंथ्स का टाइम लगता है एक पूरा बच्चे के डेवलप होने में। और बच्चे के डेवलप होने के बाद फिर वो शिशु के रूप में बदल जाता है। द जाइगोट फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द फैलोपियन ट्यूब्स इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस। कहाँ पे इम्प्लांट होता है, यूट्रस में या गर्भाशय की आंतरिक दीवार में ये इम्प्लांट हो जाता है। द यूट्रस इज ऑल्सो नोन एज द वॉम्ब। अब यूट्रस जो है, गर्भाशय जो है, इसको आप क्या कहते हैं, वॉम्ब भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, गर्भ भी कहते हैं। यूट्रस जो है उसको आप गर्भ भी कहते हैं। ठीक है, तो उसमें ये इम्प्लांट हो जाता है। हेयर द जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू अ फीटस। तो 3 शब्द समझेंगे, मेल और फीमेल गैमीट्स के फ्यूजन के बाद क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट जो है डिवाइड होकर के एम्ब्रियो में बदल जाता है। और एम्ब्रियो फिर लेटर ऑन डेवलप होकर के किस में चेंज हो जाता है, फीटस में, यानी कि एक शिशु में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो अब किस तरह से अटैच होता है यूट्रस में एम्ब्रियो, इस प्रक्रिया के बारे में हम जानेंगे। देखो, गर्भाशय में जो भ्रूण है
भ्रूण का मतलब आपका जो फीटस है उसका लगातार क्या होता है, डेवलपमेंट होता रहता है। हर दिन लगातार, हर सेकंड, हर घंटे उसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता रहता है। धीरे धीरे अलग अलग शारीरिक अंग जैसे कि हाथ है, पैर है, सिर है, आंखें हैं, कान हैं, ये सब डेवलप होते जाते हैं। ठीक है, तो भ्रूण की वो अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सकती है, जो एम्ब्रियो है उसकी वो स्टेज जब हर अलग अलग शारीरिक भागों की पहचान हो सके, चाहे वो बहुत छोटा होता है, लेकिन उस भाग तब हम उसको गर्भ कहते हैं, तब हम उसको फीटस कहते हैं। और जब इसी फीटस का डेवलपमेंट पूरा हो जाता है तो माँ जो है वो एक नवजात शिशु को जन्म देती है। ठीक है, तो गर्भाशय में भ्रूण किस तरह से अपने आप को अटैच करता है ये आप जानेंगे। द यूट्रस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग के जैसी संरचना होती है। बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए यूट्रस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर विच ओपन्स इनटू द वजाइना। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज। जो यूट्रस की वॉल होती है इसमें 3 लेयर्स होती हैं टिश्यूज की, जिसके अंदर जो है ये बच्चे उसके अंदर एम्बेडेड हो जाते हैं, उसके अंदर फिक्स हो जाते हैं और उसकी तरह बात क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। तो ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे कि 3 लेयर्स होती हैं गर्भाशय के अंदर, यूट्रस के अंदर। एक बाहरी लेयर होती है, उसके बाद एक मीडियम मिडल में एक लेयर होती है और एक एकदम इंटरनल लेयर होती है। तो जो अंदर वाली लेयर होती है, एकदम अंदर वाली लेयर होती है, उसी को क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। देखो 3 लेयर्स होती हैं, एक पेरीमेट्रियम होती है, मायोमेट्रियम होती है और एंडोमेट्रियम होती है। ठीक है, तो इन तीनों लेयर्स में ये जो तीनों लेयर्स हैं, तो जो इंटरनल वाली लेयर है, इनर मोस्ट लेयर, एकदम अंदर की तरफ जो लेयर पाई जाती है यूट्रस की, ये हर महीने ये लेयर क्या होती है, थोड़ा मोटी होती है, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाता है, नरिश होती है। और उसके बाद यदि गर्भ हो तो उसी एंडोमेट्रियम की लेयर के अंदर ही क्या होता है बच्चों, जाइगोट जो है वो अपने आप को अटैच कर लेता है। तो वहीं पे क्या होता है, साइक्लिक चेंजेस होते रहते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन होता है, किसी माँ के गर्भ में बच्चा है, तो क्या होता है, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होता है और बच्चे का जन्म होता है 9 मंथ्स के बाद। और अगर ऐसी प्रक्रिया नहीं होती है तो एवरी मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं। ठीक है, द जाइगोट इन द यूट्रस और वॉम्ब डिवाइड्स मेनी टाइम्स। अब ये चीज ध्यान रखेंगे कि क्या होता है उसमें, जाइगोट में डिवीजन होता है, यानी कि विभाजन होता है कोशिकाओं में, क्या बनाने के लिए, एम्ब्रियो बनाने के लिए या भ्रूण बनाने के लिए। और यही जब इसी एम्ब्रियो में डेवलपमेंट के बाद धीरे धीरे सारे अंगों का निर्माण हो जाता है, वो बहुत छोटा, बिल्कुल आपके हथेली के बराबर, जितनी बड़ी आपकी हथेली है इतना ही बड़ा होता है और इसी में सारे अंगों का निर्माण हो चुका होता है। तो उस स्टेज को क्या कहते हैं, उसी को फिर आप गर्भ या फीटस कह सकते हैं। तो इसी को आप क्या कहते हैं, गर्भावस्था, या यही क्या कहलाती है, प्रेगनेंसी की स्टेज कहलाती है। ठीक है, कुछ समय में विद इन अ स्पैन ऑफ सम मंथ्स द एम्ब्रियो स्टार्ट्स डेवलपिंग लिम्स। फिर उनमें क्या बनते हैं, हाथ बनते हैं, पैर बनते हैं, है ना, और अलग अलग जितने भी अंग हैं शरीर के वो सारे डेवलप हो जाते हैं। और डेवलप होने के बाद फिर ये एक इंसान की तरह दिखाई पड़ने लग जाता है ना। एक छोटा सा सेल जिसमें फर्टिलाइजेशन हुआ, मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन के बाद एक जाइगोट बना और उसके बाद डेवलपमेंट के बाद धीरे धीरे वो एक इंसान की तरह उसका शरीर जो है बन जाता है। और उसके बाद जब बॉडी पार्ट्स एम्ब्रियो के बन जाते हैं तो इसको आप क्या कहते हैं, व्हेन ऑल द बॉडी पार्ट्स ऑफ एन एम्ब्रियो कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, जब आप उनको पहचान सकें, जब वो दिखाई पड़ने लगते हैं। यानी कि एक प्रक्रिया है जो अल्ट्रासाउंड जिस के नाम से आप जिसको जानते हैं। तो अल्ट्रासाउंड में यदि अलग अलग सारे अंग शिशु के दिखाई पड़ने लग गए हैं तब उस स्टेज को फीटस के नाम से जाना जाता है, तभी उस स्टेज को आप गर्भ के नाम से जानते हैं।
द फुल टर्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो इनटू अ फुली डेवलप्ड फीटस इज नोन एज गेस्टेशन। मतलब जो आपके गर्भ का पूर्ण विकसित होने का टाइम है उसको आप क्या कहते हैं, गर्भावस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है। और इसके बाद ह्यूमंस में जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो लगभग 280 डेज का होता है, यानी कि आप सबको पता है सिंपल में 9 मंथ्स का होता है। व्हेन द फीटस इज फुली डेवलप्ड द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ द बेबी इज पुश्ड आउट टू द फीमेल्स बॉडी। और उसमें क्या होती है, यूट्रस मसल्स में बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जिसके द्वारा जो बेबी है वो फीमेल बॉडी से बाहर आ जाता है। और सिजेरियन के द्वारा भी आता है, यानी कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो ऑपरेशन के द्वारा भी बच्चे होते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप चैट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। अगली क्लास में इसके बारे में और आपको बताया जाएगा। बच्चों आज की क्लास में आप सभी ने जाना कि ह्यूमन बीइंग्स में किस तरह से डेवलपमेंट होता है एक फीटस का। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी मन लगा के पढ़ते रहें, खुश रहें, हमेशा हैप्पी रहें, सेफ रहें। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।